हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? फिजिक्स, हाँ मैंने माना कि आप कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आते होंगे, आप प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे, बट इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हैं तो फिर सारा क्वेश्चंस, वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। बस मुझे एक चीज का थोड़ा चिंता हो रहा है बच्चों, कि मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि बच्चों के लिए हर एक टॉपिक, हर एक न्यूमेरिकल आसान बनाऊं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बच्चों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। कुछ लोगों तक पहुंचा है, कुछ लोग लगातार कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी करते हैं, अपने जो डाउट्स हैं वो पूछते भी हैं। लेकिन बच्चों, अगर ये 17th ऑफ मार्च के बाद उन बच्चों तक पहुंचा तो फिर इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि 17th ऑफ मार्च के मतलब फिजिक्स के एग्जाम होने के पहले मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊं, ताकि उनका जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आसान कर सकूं, सॉल्व कर सकूं, है ना। तो ये सिर्फ आपकी हेल्प से हो सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड से, अपने बैचमेट से शेयर करेंगे तो शायद मेरा ये काम आसान होगा आपके मदद से, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम कैलोरीमेट्री चैप्टर का पिछले 5 सालों में जितना भी क्वेश्चंस आया है आपके आईसीएसई 10th के बोर्ड्स एग्जाम में, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों। बहुत साल ऐसा भी हुआ है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और कभी कभी 10 या 11 मार्क्स का भी आया है। तो हम अगर मिनिमम भी मान के चले तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। तो आप ये वीडियो बच्चों सिर्फ ऑनेस्टली से देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये सारा चीज, सारा क्वेश्चंस आप देखेंगे उसके बाद आपको 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, वो पक्का है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं, है ना। इससे ये चेंज किस में हो जाता है? केल्विन में। तो हम यहाँ कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल टी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये सेल्सियस स्केल में और ये केल्विन स्केल में। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करना है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 273। तो अब ये कितने में कितना हो जाएगा? 273। और ये किस में चेंज हो चुका है? अब केल्विन में, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए दूसरा क्या है? लिक्विड एक्स हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार। तो बच्चों ये वाटर है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये तो हो गया, है ना। तो ये वाटर हो गया हमारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, देखिए कितने आसानी से आया। अब आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड मेटल वेइंग 150 ग्राम मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस, उतने पे मेल्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग हीट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये चीज मिले ना बच्चों, 100 वॉट, वॉट किसका यूनिट है? पावर। मतलब इसका जो भी अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं इसको हीट करने के लिए, गीजर, हीटर जो भी हो, वो 100 वॉट उसका पावर है। अब देखिए दिया क्या गया है, टाइम टेकन फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट इज 4 मिनट सॉरी। तो ये 4 मिनट में पूरा का पूरा मेल्ट कर जाता है। और पावर दिया गया है, पूछा क्या गया कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल हमें निकालना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि पावर दिया है, टाइम दिया है, तो आप सबसे पहले ये फाइंड कर लीजिए कि हम देखिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो यहां पे हमें कौन सा एनर्जी मिल रहा है? हीट एनर्जी। तो हम हीट एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय क्यू जनरली, तो क्यू बाय टी हमने ले लिया। तो अगर पावर इक्वल क्यू बाय टी है तो Q क्या हो जाएगा? P इंटू टी। मतलब यहां से हमें हीट एनर्जी पता चल जाएगा बच्चों कि इसको मेल्ट करने के लिए, ये जो मेटल है इसको मेल्ट करने के लिए टोटल कितना हीट एनर्जी लगा। तो पावर इंटू टाइम कर देते, पावर दिख रहा है हमें 100 वॉट, तो 100 वॉट इंटू टाइम। देखिए बच्चों, ये पावर जो है ये तो ऐसा यूनिट में, लेकिन टाइम मिनट में है, ऐसा यूनिट में नहीं है। तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये सेकंड में आ गया। अब देखिए ये आ गया हमारा हीट एनर्जी। अब हमें फाइंड क्या करना है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको पता होगा कि जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फ्रीजिंग कुछ भी हो, वो L से हम डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू Q बाय M, है ना। M क्या आपको पता है? मास होता है ना। अब देखिए यहां से हमें ये फाइंड करना है। Q हमें दिख रहा है बच्चों, Q ये वाला वैल्यू यहां पे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि यहां सॉल्व करके फिर वहां रखना, तो उससे अच्छा यही वैल्यू वहां रख देते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाता है। तो Q की जगह देखिए हमने क्या रखा, ये तो 6 इंटू 4 24 हो गया, और यहां पे आपको 4 जीरोस दिख रहे होंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं 4 जीरो, है ना। अब देखिए मास,
मास हमें दिया गया है बच्चों 150 ग्राम, इसको भी चेंज करना पड़ेगा अब केजी में। तो 150 ग्राम को अगर आप केजी में चेंज करें तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करने पे ये 1000 आ जाएगा ऊपर। तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, चलिए मैं लिख ही देता हूं। और फिर ये 5 से 3 टाइम्स में मैं कर देता हूं, यहाँ पे 5 से 3 टाइम्स में, और ये 20 टाइम्स में बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 24 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 8 इंटू ये 20 है ऊपर, और 3 0 और, मतलब कितना हो गया बच्चों 16, और इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। वो आपको पता होगा, ऐसा यूनिट होता है स्पेसिफिक, सॉरी ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोला गया ना, तो ये हम डायरेक्टली इतना जूल पर केजी हो जाएगा, है ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ओके, तो इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन था सिर्फ इसमें, और कुछ खास नहीं था कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन है, हीट सप्लाइड टू अ सॉलिड चेंजेस इट इनटू लिक्विड, तो व्हाट इज द चेंज इन फेज कॉल। सिंपल, मेल्टिंग है ये, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो पहले वाले का आंसर हो गया हमारा मेल्टिंग, है ना। ओके, दूसरा, ड्यूरिंग द फेज चेंज डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज। नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चेंज ऑफ फेज होता है, वो मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, कुछ भी हो, तो उस दौरान जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ता है ना कम होता है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है ड्यूरिंग चेंज इन फेज, इसीलिए ये इंक्रीज नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कॉल्ड। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जब भी कोई चेंज ऑफ फेज होता है तो उसमें जो हीट एनर्जी गेन करना पड़े या लूज करना पड़े बॉडी को, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, है ना। ये हो गया हमारा लेटेंट हीट। ओके, अब जैसे ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों मेल्टिंग, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप लिख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी लिख सकते हैं। इसमें हमने स्पेसिफिक टर्म क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि यहां पे पर यूनिट मास का कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं बोला गया है ना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए 3 मार्क्स का था बच्चों, 3 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस फॉर द चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यही बॉडी है, इस बॉडी को मान लेते हैं हमने 50 जूल ऑफ हीट एनर्जी दिया, तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ गया, या 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हो गया हीट कैपेसिटी। अब अगर इसी में स्पेसिफाई कर दिया कि इसके हर 1 ग्राम को कितना देना पड़ेगा, मतलब पर यूनिट मास को कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, तो उसी को हम बोलेंगे बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए आपको यहां पे एक चीज एडेड दिख रहा होगा, अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, चलिए दूसरा डिफरेंस क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि यूनिट लिख देते हैं, यूनिट आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहां पे और समझा देता हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। देखिए क्या लिखा है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर 2 बॉडीज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हम मान लेते हैं अभी के लिए कि इसका जो मटेरियल है, ये हमारे स्टाइलस का, मार्कर का, और इसका ये स्क्रीन का मटेरियल दोनों सेम है फॉर एन एग्जांपल, तो इन दोनों में मास में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इसको अगर हम 50 जूल का हीट एनर्जी दे तो हो सकता है ये गर्म हो जाए, 2 डिग्री 5 डिग्री से गर्म हो जाए, लेकिन उतना ही हीट अगर हम इसको दें उतना नहीं होगा, ऑब्वियसली इसको ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेम चीज का बना हुआ 2 बॉडीज, दोनों को अलग अलग हीट एनर्जी देना पड़ता है उसका टेम्परेचर उतने से ही बढ़ाने के लिए, इसलिए इन दोनों का हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में 1 केजी वाटर है और एक में 5 केजी वाटर है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पहले गर्म कौन हो जाएगा, जिसमें कम वाटर है। अगर उतना ही गर्म ज्यादा वाले को करना होगा तो उसको ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि उसमें मास ऑफ वाटर ज्यादा है, तो ये मास पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अपना प्रॉपर्टी है, तो हम 1 केजी पानी ले या 5 केजी पानी ले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो उसका उतना ही रहेगा, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मैं यहां लिख देता हूं 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है ना वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप वाटर इतना ले या इतना ले ले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मास पे डिपेंडेंट होता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैथमेटिकल रिलेशन बताना है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में। अब देखिए आपको टू द पॉइंट रहना है। गिव लिखा है ना, गिव लिखे या बोले कि राइट द रिलेशन, तो आप सिर्फ लिखेंगे। इस्टेब्लिश द रिलेशन अगर बोला गया या डिराइव द रिलेशन, तब आपको दिखाना पड़ेगा कि वो आता कैसे है। अभी फिलहाल हमसे ये पूछा गया कि रिलेशन क्या है, तो हम रिलेशन लिख देते हैं। यहां पे मैं रिलेशन लिख देता हूं बच्चों। सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहेगा, ये थोड़ा रब कर देते हैं ये चीज। हीट कैपेसिटी को बच्चों हम कैपिटल सी डैश से डिनोट करते हैं ना, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जनरली स्मॉल एम से, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एम है मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर मास से मल्टीप्लाई किया तो एक इसके इक्वल आ जाता है, हीट कैपेसिटी के इक्वल। अब देखिए ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, ये दोनों, ये हमारा काम हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर, 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इज लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस। लोअर टू मतलब 50 से कम करके कहां तक टेम्परेचर लाया गया, 5 डिग्री सेल्सियस तक, बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट, फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। अब देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना कि इसका टेम्परेचर इतने से कम करके यहां तक लाना है, मतलब यही हमारा फाइनल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर, जो दो चीज आप मिला रहे हैं, आपको पता हो कि हीट का लॉस और गेन कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों का एक कॉमन, एक म्यूचुअल टेम्परेचर नहीं हो जाता। तो ऑब्वियसली ये वाटर, मैं इसके लिए अलग से सारा चीज आपको लिख के दिखा देता हूं। कैलोरीमेट्री का खास करके आपको कभी भी क्वेश्चन मिले ना, तो जो जो चीज है उसके बारे में आप अलग से लिख लीजिए सारा चीज। जैसे वाटर और आइस, तो आपके पास वाटर कितने पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का टेम्परेचर यहां से कम होके कहां तक लाना है, 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हीट एनर्जी लूज करेगा, और गेन करने का काम किसका, हीट का, आइस का। तो आइस है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये आइस पहले हीट एनर्जी गेन करेगा और मेल्ट करना शुरू करेगा, और जब ये मेल्ट करके पूरा का पूरा वाटर में चेंज हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो अब ये और हीट एनर्जी लेगा, किससे, इस वाटर से, ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ के कहां पे आ जाए, 5 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए आपको पता होगा कि दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तो हमारा मिक्सचर जो है इसमें हीट और लॉस का गेन या फिर लॉस बंद हो जाएगा, है ना। तो देखिए यही चीज आपको बस इसमें समझना था कि फाइनल टेम्परेचर ये है। तो एक हीट एनर्जी लूज करके यहां तक आएगा, और आइस हीट एनर्जी पहले गेन करेगा, वाटर में चेंज होगा, और फिर और गेन करेगा, और 5 डिग्री तक। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसमें आप पहले ये लिख लीजिए कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर कितना है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर कितना होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला, हीट एनर्जी लॉस्ट या हीट एनर्जी गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी, m किसका लेंगे, वाटर का, तो हमें दिख रहा है मास ऑफ वाटर दिख रहा है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं फिर भी, mw, और cw मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और डेल्टा टी। तो देखिए तो मास ऑफ वाटर में दिख रहा है 170 ग्राम इंटू CW दिया हुआ है बच्चों। अब आपको एक चीज यहां ध्यान देना होगा कि यहां मास दिया है ग्राम में, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में देखिए क्या दिया है, 4200। यहां पे जूल छूटा हुआ है बच्चों, यहां जूल लिखना चाहिए था, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहां केजी लिख रहा हूं, यहां ग्राम, तो आप इसको ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और यहां पे ये रहा 4200 जूल पर डिग्री, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। और डेल्टा टी कितना देखते हैं, डेल्टा टी कितना हो गया बच्चों, 50 से 5 तक आना है इसको कम होके। तो 50 से कम होके 5 तक आया, तो कितने से कम हो गया टेम्परेचर, 45 से। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बड़े में से छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस कर दिया, तो ये डेल्टा टी हो गया बच्चों 45 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका काम यहां पे खत्म। अब देखिए हीट एनर्जी गेन्ड बाय आइस कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी गेन्ड बाय आइस कितना हो जाएगा। तो इसमें बच्चों 2 स्टेप्स में काम करेंगे हम, क्यों, क्योंकि पहले हीट एनर्जी गेन करके वाटर में चेंज हुआ, तो वाटर में चेंज होना मतलब जब भी चेंज ऑफ फेज होता है तो आपको पता होगा, जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट किसके इक्वल होता है, Q बाय M। तो यहां से Q क्या हो जाएगा, M इंटू L। मतलब हीट का हमारे पास 2 फॉर्मूला है बच्चों। जब भी चेंज ऑफ फेज हुआ तो Q के लिए हम क्या लेंगे, ML, और जब भी यहां पे आपको दिख रहा हो कि वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ के 5 तक आ गया, तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर होगा तो हीट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, mc डेल्टा टी। तो यहां 2 स्टेप्स में हम काम करेंगे, ml प्लस mc डेल्टा टी। अब देखिए हमें मास ऑफ आइस फाइंड करना है ना, तो हम मान लेते हैं मास ऑफ आइस कितना है, m, सपोज दैट। तो अब यहां क्या लिखेंगे, देखिए m इंटू एल प्लस, और भी ये हीट भी तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो m c, और मैं यहां CI लिख देता हूं क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी ये हम वाटर ही लेंगे
क्योंकि ये तो वाटर में चेंज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें आइस का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना पड़ेगा। फिलहाल ये हमारा वाटर में चेंज हो चुका है तो हम CW ही लिखेंगे और डेल्टा टी। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां से हम m कॉमन ले सकते हैं। L का वैल्यू दिया गया है 3,36,000 जूल पर केजी, है ना। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, प्लस CW का वैल्यू दिया ही है 4200 और डेल्टा टी आपको दिख रहा है बच्चों, 0 से बढ़ के कहां तक आया टेम्परेचर इसका 5, तो इंटू 5, है ना। अब देखिए आपको क्या करना होगा फाइनली, ये जितना हीट एनर्जी लूज करेगा उतना ये गेन करेगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। और इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चों मैं आपको सारा छोटा छोटा स्टेप्स बताते जा रहा हूं जिसमें मार्क्स कटते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो उसमें जो प्रिंसिपल, जो लॉ आपको आपके काम आया है वो लिख देना होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय वाटर इक्वल हीट गेन बाय आइस। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा यहां 3 0, ऊपर में भी 3 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री सेल्सियस, और इधर आपको दिख रहा होगा ये m और ये हो गया हमारा 3,36,000 प्लस ये बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 to 10 और ये इतना आ जाएगा और 2 zeros, है ना। तो ये हमारा ये वैल्यू आ गया बच्चों, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन आप ये कर सकते हैं। और मास किस में आएगा, केजी में आएगा, क्योंकि सारा चीज हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, ऐसा यूनिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत कुछ खास नहीं है। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, तो चाहे इसके जगह कैसा भी क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ के दिया जाए आप सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम 2019 में आ गए बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस ए का इतना है 3800 जूल पर केजी पर केल्विन, और दूसरा सब्सटेंस बी है उसका सिर्फ 400 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द टू सब्सटेंसेस इज अ गुड कंडक्टर। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस के लिए इसका वैल्यू कम है मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और अगर इसका वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू अगर किसी के लिए ज्यादा है, ग्रेटर है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। क्योंकि मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं इसी के हेल्प से, तो इन दोनों में गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होगा बच्चों, ये बी, मतलब बी, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, बी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों भाई, ये एक्सप्लेन करने बोला गया है, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे देखिए, आप क्या बताएंगे। देखिए ये जो सब्सटेंस ए है इसमें, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ए पर केजी का मतलब क्या, हर एक केजी, पर केल्विन का मतलब क्या, हर एक केल्विन के लिए। तो ये जो सब्सटेंस ए है, अगर इसका 1 केजी हमारे पास है, तो इस 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए इसको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, 3800 जूल ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। वेयर एज बी के केस में क्या होगा, बी का अगर हमारे पास 1 केजी हुआ और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो हमें सिर्फ कितना हीट देना पड़ेगा, सिर्फ 400 जूल ऑफ हीट देना पड़ेगा, इसलिए अच्छा कंडक्टर है। तो आप ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 1 kg of the substance A requires 3800 joule of heat energy to raise its temperature by 1 Kelvin, whereas 1 kg mass of the substance B requires only 400 joule of heat energy to raise its temperature by 1 Kelvin। ठीक है, it is quite simple, 2 मार्क्स मिल गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, state whether the specific heat capacity of the substance remains the same when its state changes from solid to liquid। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास वो सब्सटेंस वही है, लेकिन वही सब्सटेंस अगर अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में, अलग अलग फेज में, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी वैल्यू अलग अलग होता है ना। तो ये सेम नहीं रहेगा बच्चों, रिमेन सेम, इट चेंजेस। तो हम यहां लिखेंगे इट चेंजेस, इट डजंट रिमेन सेम, इट चेंजेस, है ना। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि गिव वन एग्जांपल। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है बच्चों, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि सेम रहेगा कि चेंज करेगा, तो हमने बोल दिया हाँ चेंज करेगा। अगर रीजन पूछा जाता तो हम रीजन बता सकते थे, वैसे पूछा नहीं गया। गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, तो हम एग्जांपल दे देंगे। आइस जो होता है बच्चों, आइस का जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। यही आइस अगर वाटर में चेंज हो गया, मतलब सॉलिड से अगर ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है, आपको पता होगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा कि सॉलिड
और लिक्विड दोनों एक ही हमारा सब्सटेंस है, लेकिन फेज अलग अलग है, इसीलिए दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन कैलोरीमेट्री। अब ये कैलोरीमेट्री क्या है भाई? जितना सारा चीज हम डिस्कस कर रहे हैं सब तो कैलोरीमेट्री ही है। मतलब ये किस चीज का पढ़ाई हम कर रहे हैं, जिसमें कितना हीट एनर्जी कोई बॉडी लूज करता है, कितना हीट एनर्जी कोई बॉडी गेन करता है अगर उन दोनों को कांटेक्ट में रखते तो यही है बच्चों कैलोरीमेट्री। वैसे लिखा हुआ यहां पे इसका आंसर मैंने ये क्या है देखिए, द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट और गेन बाय बॉडीज व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट, दैट इज कैलोरीमेट्री। दूसरा चीज हमसे पूछा गया बच्चों, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर, तो हम कॉपर का यूज करते हैं बच्चों। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। हम क्या यूज करते हैं? कॉपर। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या फायदा होगा देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने कॉपर का एक वेसल लिया, कैलोरीमीटर बनाने के लिए हम कॉपर का यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं दो बॉडीज लिया, एक हॉट बॉडी ले लिया और एक इसमें हम पानी डाल देते हैं जो कि कोल्ड बॉडी है। तो अब हॉट बॉडी हीट एनर्जी लूज करेगा और ये जो कोल्ड बॉडी है, मतलब जो वाटर या कोई भी लिक्विड, वो हीट एनर्जी गेन करेगा और कुछ हीट एनर्जी तो ये कैलोरीमीटर मतलब ये कॉपर वेसल भी गेन करेगा। तो ये कॉपर अच्छा कंडक्टर है, इसलिए कम से कम हीट एनर्जी लेके और अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगेगा, इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कैलोरीमीटर में जो हमने यूज किया है वो थिन शीट्स ऑफ कॉपर, मतलब यही सेम मटेरियल, ये अब मटेरियल, तो हमने बता दिया कॉपर का थिन शीट्स हम यूज करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ये ऑलरेडी है। और अगर इसमें भी हम पतला पतला शीट्स यूज करें बच्चों, जैसे अभी हमने हीट कैपेसिटी में देखा था, अगर किसी का मास कम है तो हीट कैपेसिटी कम हीट चाहिए उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर उसी मटेरियल का बड़ा बॉडी ले लिया, मास ज्यादा, तो ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए उसको, हीट कैपेसिटी बढ़ गया। तो ये जो पतला पतला शीट्स हम ले रहे हैं, इससे हमारे कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी और कम हो जाएगा और वो बहुत कम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा अपने फाइनल टेम्परेचर तक आने के लिए, जहां पे उसके कंटेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी डाला हुआ है उन सब का टेम्परेचर जितने पे उतने ही टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर भी पहुंच गया, कम से कम हीट एनर्जी लेके। तो इसका आंसर मैंने यहां लिखा हुआ बच्चों, ऑलरेडी आप नोट कर सकते हैं। यूजिंग थिन शीट्स ऑफ कॉपर लोअर्स द heat capacity and the calorimeter absorbs very less amount of heat energy to attain the temperature of its contents। ये exactly यही चीज आप लिखेंगे बच्चों, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन इज 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रूम टेम्परेचर दिया गया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। अ सैंपल ऑफ लिक्विड नेफ्थलीन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब देखिए नेफ्थलीन है 100 डिग्री सेल्सियस पे और उसको ठंडा करके कहां तक लाना है? 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके लिए एक चीज क्या जरूरत है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी सब्सटेंस अगर अपने प्योर फॉर्म में है तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम रहता है। जैसे हमारे पास आइस है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके वाटर में चेंज होता है, और इसी का उल्टा कर दीजिए, वाटर फ्रीज करके आइस में कितने टेम्परेचर पे चेंज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में। तो हमसे इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया बच्चों, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमसे बनाने बोला गया है और टेम्परेचर कहां से शुरू करना है? 100 डिग्री सेल्सियस से। तो जो हमारा नेफ्थलीन बॉल है, नेफ्थलीन है जो लिक्विड स्टेट में, ये अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे, पहले ये हीट एनर्जी लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होता हुआ कुछ ऐसा आएगा, है ना। और उसके बाद टेम्परेचर कम होता हुआ आया, तो मान लेते हैं ये हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए आपको पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बोला है 80 डिग्री सेल्सियस है, तो 80 ही डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फ्रीज होना शुरू करेगा, मतलब सॉलिड में चेंज होने लगेगा। और जहां भी चेंज ऑफ फेज शुरू होता है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाता है बच्चों। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा हो, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इधर हम टाइम ले रहे हैं, तो इधर हमने टाइम लिया और इधर क्या लिया? टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, और ये किस में लिया? डिग्री सेल्सियस। देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर 80 पे रुक चुका है, क्योंकि ये सब्सटेंस अब फ्रीज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए जब ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा तो अब ये और हीट एनर्जी लूज करेगा, तो इसका टेम्परेचर फिर से ऐसे कम होने लगेगा, है ना। तो आप ये बना के दिखा सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि इसमें फ्रीजिंग कहां पे हो रहा है, ये मार्क करना है। तो ऑब्वियसली फ्रीजिंग कहां हो रहा है बच्चों? इस वाले पार्ट में फ्रीजिंग हो रहा है ना, क्योंकि चेंज ऑफ फेज के वक्त टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, और आपको सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ करना था, ये सारा चीज बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज यूज अ पेंसिल व्हाइल यू आर ड्रॉइंग सम डायग्राम और अ रे डायग्राम ऑल्सो और अ ग्राफ। तो इसके लिए आप पेंसिल ही यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
104 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे, टेकन इन कैलोरीमीटर। देखिए स्टेप वाइज करते, किसी भी क्वेश्चन का आप एक पिक्चराइजेशन कर लीजिए कि क्या क्या बोला जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास 104 ग्राम वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि किस में रखा गया है, एक कैलोरीमीटर में, जिसका खुद का मास कितना है 42 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले सारा चीज अलग अलग लिख दिया, कैलोरीमीटर फिर वाटर, इन दोनों का क्या क्या चीज देखिए। मास दिया गया है, मास ऑफ वाटर ऐसे लिख लेते हैं MW, कितना है 140 ग्राम, और इसको किसके अंदर रखा, कैलोरीमीटर के अंदर, जो कि कॉपर का बना रहता है, उसका मास कितना है, तो ऐसे लिख लेते हैं MC। तो पूरा नहीं लिख रहे बच्चों, MC का मतलब आप समझ जाइएगा मास ऑफ कैलोरीमीटर, दैट इज कॉपर। तो ये 42 ग्राम। ओके, और क्या गिवन है, व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर कितना हो गया, was found to be 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, आफ्टर द आइस हैज मेल्टेड। अब देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास आइस है। अब आइस का बहुत बार आपको टेम्परेचर दे दिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया, बहुत बार नहीं भी दिया जाता है, तो आप समझ जाना कि आइस का कुछ नहीं बोला टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, ऑब्वियसली ये आइस ठंडा है, ये हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना, इन दोनों से, और लूज करने का काम किसका किसका है, वाटर का और कैलोरीमीटर का, ये दोनों हीट एनर्जी लूज करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि वाटर कितने टेम्परेचर पे है, 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर ऑफ वाटर हो या टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर हो, ये दोनों सेम ही होंगे ना, दोनों रूम टेम्परेचर पे, दोनों 30 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक बोला नहीं गया ना, तब तक आप मानेंगे कि वाटर जो कैलोरीमीटर के अंदर रखा गया है, उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। अब देखिए, आइस हीट एनर्जी गेन करेगा और ये मेल्ट करेगा। पहले तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, पहले आइस हीट एनर्जी गेन करेगा और ये करेगा मेल्ट, और किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और फिर फाइनल टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो और हीट एनर्जी गेन करेगा। जब भी बोला गया ना फाइनल टेम्परेचर इतना है, तो सबके लिए कॉमन रहेगा, जैसे आइस वाटर में चेंज हुआ और ये और हीट एनर्जी लेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 0 से आ जाएगा 10 पे। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी हीट एनर्जी लूज करेगा, वाटर भी हीट एनर्जी लूज करेगा, और इसका टेम्परेचर गिर के कहां तक आना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस तक। इसका भी टेम्परेचर गिर के कैलोरीमीटर का कहां तक आना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है बच्चों क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करेंगे, और हम क्या करने वाले, मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होगा, हीट एनर्जी लॉस्ट, कौन कौन लॉस करने वाला है, लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस्ट बाय वाटर, और ये दोनों ही जो हीट एनर्जी लूज कर रहे हैं उसको गेन करने का काम किसका है, हीट एनर्जी गेन्ड बाय आइस, हीट एनर्जी गेन्ड बाय आइस। अब आपको दिख रहा है फॉर्मूला पता है, MC डेल्टा T। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर देखिए कितना होगा, MC मतलब मास ऑफ कैलोरीमीटर, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों 42 ग्राम। अब एक चीज हम और देख लेते हैं कि यहां पे देखिए जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, हर जगह आपको ग्राम ग्राम दिख रहा है, तो अब इस मास को केजी में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह आपको ग्राम ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए मास ले लिया M, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें कैलोरीमीटर का दिया गया बच्चों, कॉपर का कितना है 0.4, तो M इंटू C की जगह 0.4, और डेल्टा T कितना है बच्चों, देखिए ये कितने पे था, 30 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां से कम हो गया कितने पे, 10 पे, मतलब डेल्टा के जगह क्या लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस। फिर वही चीज वाटर के लिए, वाटर का हमारे पास मास गिवन है 140 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय C का वैल्यू हमें पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, वाटर का दिया गया 4.2। ओके, और डेल्टा T तो वही चीज होगा जो कॉपर के लिए था, कैलोरीमीटर के 30 से 10 मतलब 20। अब देखिए, और इसका काम करने के लिए हमें दो स्टेप्स फिर से लेना पड़ेगा, चेंज ऑफ फेज है तो हीट का फॉर्मूला ML, और चेंज इन टेम्परेचर है तो MC डेल्टा T। तो यहाँ पे दो स्टेप्स में काम करेंगे बच्चों। पहले क्या करते हैं, हमसे पूछा गया मास ऑफ आइस एडेड ना, तो हम नहीं पता है हमें मास ऑफ आइस एडेड, तो हम ये M लेके चल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, ML प्लस MC डेल्टा T, जिसमें से कि आप M कॉमन ले सकते हैं। इधर वाला जो पार्ट है बच्चों आप ये सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं आपके लिए। 42 मल्टीप्लाइड बाई, ये 0 यहां पे आएगा तो इसका डेसिमल हट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 8, प्लस फिर इसके साथ भी वही होगा 140 मल्टीप्लाइड बाई, इसका डेसिमल हट जाएगा तो 84। यहां से आप M कॉमन ले सकते हैं, L का वैल्यू दिया गया है आपके पास 336, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336, प्लस C का वैल्यू वही, अब तो ये वाटर है ना, तो वाटर के लिए C का वैल्यू तो हमें दिया गया, दैट इज 4.2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। देखिए 0 से बढ़ के कितने तक आ गया, 10 तक, तो यहाँ 10 लेंगे।
अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया बच्चों, बिल्कुल आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको m का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है जबकि है इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 2020 में आ गए बच्चों। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया पहला देखते हैं। Why does stone lying in the sun get heated up much more than water lying for the same duration of time? अब देखिए, जब भी ऐसा कॉन्सिक्वेंसेज आपसे पूछा गया ना एक्सप्लेन करने, तो आप सबसे पहला चीज ये बताएंगे कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए होता क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा है तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और उसके कंपैरिजन में जो स्टोन है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो रहता है, मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उतने ही देर में स्टोन को थोड़ा भी हीट एनर्जी मिलता गया तो वो जल्दी से हीट हो गया क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और उसी की जगह वाटर को तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, उतने ही टेम्परेचर से उसका मतलब उतने ही हीट होने के लिए, उतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो उसमें टाइम लगता है बच्चों, है ना। वाटर को हीट होने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी का जरूरत है टू गेट हीटेड। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं, आपके लिए ऑलरेडी मैंने आंसर लिख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट ये है बच्चों, ये लिखना, वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बैड कंडक्टर, और स्टोन का लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज अ गुड कंडक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों ये। नेक्स्ट क्या है, 2 मेटेलिक ब्लॉक्स है हमारे पास P और Q, और दोनों का मास का रेशियो दिया गया बच्चों। तो मैं यहां लिख देता हूं MP, मतलब मास ऑफ P और मास ऑफ Q का रेशियो दिया गया है 2:1। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जो जो पता चलते जाता है पहले लिखते जाइए, तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। फिर क्या बोला गया है, आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, दोनों को सेम हीट दिया गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी Q लिखा गया है ना, तो ऐसे तो हम Q से ही डिनोट करते हैं हीट एनर्जी को, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं फिलहाल H लिख रहा हूं। दोनों को हीट एनर्जी क्या देना पड़ा, H देना पड़ा। ओके, और फिर क्या बोला गया है, इफ देयर टेम्परेचर्स राइज बाय सेम डिग्री, मतलब दोनों में राइज इन टेम्परेचर भी सेम है, तो इसमें अगर डेल्टा टी तो इसमें भी डेल्टा टी, सेम अमाउंट से सेम डिग्री से टेम्परेचर भी बढ़ाना है। तो हमें कंपेयर करने बोला जा रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब रेशियो निकालना है दोनों का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका ऐसे लिख लेते हैं Cp और इसका लिख लेते हैं Cq। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए हमें बोला गया है कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है, तो हम पहले ऐसे करके लिख लेते हैं कि हीट एनर्जी P को कितना देना पड़ा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हीट का mc डेल्टा टी, तो मास ऑफ P और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ P और डेल्टा टी। फिर वैसे ही हीट एनर्जी Q को कितना देना पड़ा, तो mc डेल्टा टी, तो mq cq और डेल्टा टी। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, मतलब HP और HQ इक्वल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, MP Cp डेल्टा टी इक्वल MQ CQ डेल्टा टी। डेल्टा टी तो दोनों में सेम है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखिए मास को एक जगह कर लेते हैं MP, और ये MQ आ जाएगा इधर डिवीजन में, और CQ उधर है ही तो ये CP उधर चला जाएगा डिवीजन में। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि MP बाय MQ तो पता है 2:1, तो हमें ये क्या पता चल गया, CQ is to CP हमें पता चल गया, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। तो हमें पता क्या करना था, P का विथ रेस्पेक्ट टू Q स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उल्टा कर देंगे इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि CP बाय CQ कितना हो जाएगा बच्चों, 1:2। इट इज क्वाइट सिंपल। देखिए 2 मार्क्स कितने आसानी से आता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है। तो अभी अभी हमने डिफाइन किया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट लिखना है। तो मैं हीट कैपेसिटी का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, कैपिटल C से C' से इसको डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है Q बाय M, है ना। अब देखिए ये Q बाय हमारा Q बाय डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी में मास का कोई भी इंडल्जेंस नहीं रहता है, वो आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास। अब देखिए इसका रखना है, ऐसा यूनिट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का ऐसा यूनिट लिख लेते हैं एक एक करके। हीट का क्या होता है जूल, और डेल्टा टी मतलब राइज या फॉल इन टेम्परेचर के लिए क्या होगा, केल्विन, ऐसा यूनिट। तो ये केल्विन अगर बच्चों ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। ये हो गया हमारे सेकेंड वाले का आंसर, दैट इज एसआई यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड, देखिए ये तो हमने अभी अभी किया था। एसआई ये मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन रहता है बच्चों, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास मल्टीप्लाई कर दे तो किसके इक्वल होता है, हीट कैपेसिटी के इक्वल होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स हमारा फिर से सिक्योर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए
इसमें बोला गया है कि हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें चेंज ऑफ फेज चल रहा है, टेम्परेचर और टाइम ग्राफ हमारे पास गिवन है, इधर टाइम लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग और इधर टेम्परेचर लिया है, चेंज ऑफ फेज हो रहा है बच्चों। तो हमसे बोला गया कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ, व्हाई इज द स्लोप ऑफ CD लेस देन द स्लोप ऑफ AB। अब देखिए क्या होगा, हम अगर यहां से शुरू करें तो पहले जैसे इसको आप समझ सकते हैं खुद भी, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सॉलिड है, पहले सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, देखिए टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और फिर यहां पे जब ये आ गया तो यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या, चेंज ऑफ फेज शुरू हो गया, मतलब अब सॉलिड चेंज होने लगा ना लिक्विड में, मतलब मेल्टिंग शुरू हो चुका है। अब ये यहां से यहां तक आया, फिर यहां पे आने के बाद क्या हुआ होगा, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ फेज खत्म। अब ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता हुआ यहां से आया यहां तक, और फिर अब ये लिक्विड चेंज होने लगा वेपर में, मतलब बॉइलिंग शुरू हो गया बच्चों यहां पे। अब जब पूरा का पूरा लिक्विड स्टीम में, वेपर में चेंज हो जाएगा तो अब फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि CD जो है ये, इसका स्लोप, स्लोप का मतलब आपको पता होगा बच्चों, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस करके, ऐसे करके। तो हमसे पूछा गया कि CD का स्लोप लेस है और AB का स्लोप ज्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है जरा देखिए। AB मतलब ये जो हमारा सब्सटेंस, ये जब अपने सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज में था तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, मतलब थोड़ा सा भी हीट मिला तो बहुत कम टाइम में इतना टेम्परेचर, देखिए इधर टाइम ले रहे हैं ना हम, और ये रहा टेम्परेचर, तो कम टाइम में टेम्परेचर इसका बढ़ गया, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट था। तो आप ये बता सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में जब वो था, ये जो AB हमारा ग्राफ का जो पार्ट AB है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अभी ये सॉलिड था, तो सॉलिड स्टेट में जब ये था तो इसका ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, मतलब कम हीट एनर्जी भी मिला तो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है जल्दी से। वेयर एज इन D, जब ये लिक्विड में चेंज हो चुका है तो लिक्विड वाला पार्ट कौन दिखा रहा है बच्चों, लिक्विड वाला पार्ट है CD। तो अब यहां पे आपको स्लोप कम मिल रहा है CD का, क्यों भाई, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इसको टेम्परेचर बढ़ाने में टाइम देखिए ज्यादा लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने में टाइम देखिए ज्यादा लग रहा है ना, मतलब पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर के लिए इसमें ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगा और इसमें कम, मतलब ये गुड कंडक्टर है, यहाँ पे बैड कंडक्टर हो गया जब ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको दिख रहा है क्लियरली यहां से कि बॉइलिंग कहां पे हो रहा है, यहां पे बॉइलिंग शुरू हो चुका है बच्चों। BC वाला जो पार्ट है क्या दिखा रहा है, बॉइलिंग दिखा रहा है, सॉरी मेल्टिंग दिखा रहा है, ये हमारा मेल्टिंग दिखा रहा है BC वाला पार्ट। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, हम यहां मार्क कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा T1, और बॉइलिंग कहां पे शुरू हो चुका है बच्चों, यहां पे, ये वाला पार्ट हमारा बॉइलिंग का है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, मेल्टिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख देता हूं T1 और बॉइलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देता हूं T2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a piece of ice of mass 60 gram is dropped into 140 gram of water at 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए फिर से वही चीज है, वाटर है हमारे पास और आइस है, तो हम दोनों का पहले अलग अलग लिख लेते हैं सारा चीज। हमारे पास वाटर कितना है 140 ग्राम, तो MW लिख लेते हैं 140 ग्राम, जो कि कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर बोला गया है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड। अब देखिए फाइनल टेम्परेचर का मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों चीजों का टेम्परेचर कॉमन होना चाहिए। तो क्या हुआ होगा जरा सोचिए, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, तो मैं यहां लिख देता हूं फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर है T। तो अब देखिए क्या होगा, ये वाटर हीट एनर्जी लूज करता हुआ 50 से कम होकर इसका टेम्परेचर कहां तक आएगा, T तक, फाइनल टेम्परेचर तक। आइस क्या करेगा, आइस खुद कितने पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए आइस के बारे में आपको कहीं नहीं बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब भी नहीं बोला जाए तो आपको पता है आइस कितने पे होता है, 0 डिग्री पे। तो आइस 0 डिग्री पे ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और चेंज होगा वाटर में, और जब पूरा वाटर में चेंज हो गया तो अब ये और हीट एनर्जी लेगा किससे, इस वाले वाटर से, और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और कहां तक आएगा, 0 से आ जाएगा ये T डिग्री सेल्सियस तक, है ना। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जितना लूज करेगा उतना इसको गेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय वाटर के लिए क्या लिखेंगे, देखिए MW CW डेल्टा T इक्वल, ये हीट एनर्जी गेन करेगा तो यहां चेंज ऑफ फेज है, तो ML मान लीजिए हमारे पास मास ऑफ आइस तो हमें पता है शायद, ऑल द आइस, हाँ आइस का मास इस बार दिया गया है बच्चों 60 ग्राम, तो ML प्लस, अब यहां पे क्या होगा, चेंज ऑफ फेज खत्म हो चुका है, यहां राइज इन टेम्परेचर, तो M
सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ml और mc डेल्टा टी। तो आपको यहां से दिख रहा होगा बच्चों, मास ऑफ आइस, हमें मास ऑफ वाटर पता है कितना है, 140 ग्राम। एक चीज और, यहां ग्राम है, यहां भी ग्राम है, तो आपको चेंज का करने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 140 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय CW, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देखिए दिया हुआ 4.2, और डेल्टा टी के लिए क्या लेंगे बच्चों, 50 से कम होके टी तक आया, तो 50 माइनस टी लेंगे डेल्टा टी की जगह, तो 50 माइनस टी। और इधर आपको दिख रहा होगा दोनों में से m, मतलब मास ऑफ आइस हमारा जो दिया गया है कितना है, 60 ग्राम, तो आप दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं, मतलब मास जो हमारा दिया गया 60 ग्राम कॉमन लिया। L का वैल्यू दिया गया बच्चों स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो ये 336 प्लस C का वैल्यू हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर ही तो है ये, तो 4.2 और मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहां पे डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, 0 से बढ़ के टी तक आया, तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना हमेशा, तो 0 से बढ़ के टी तक आया, तो हम क्या करेंगे, टी माइनस 0 करेंगे, तो डेल्टा टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है टी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए, ये भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, कितने आसानी से हमें मार्क्स मिल सकता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2021 में बच्चों पेपर हुआ नहीं था ड्यू टू कोविड रीजन, और अब 2022 में सेमेस्टर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे, सेमेस्टर 2 में आया था। तो देखते हैं क्या है, वाटर को 4000 जूल ऑफ हीट चाहिए टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा जा रहा है बच्चों, क्वाइट सिंपल। देखिए क्या है, 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है टेम्परेचर वाटर को, तो 4000 जूल लगा। तो अगर 1 ग्राम को बढ़ाना होगा तो कितना लगेगा, 4 जूल लगेगा, सिंपल है। 1 kg मतलब क्या, 1000 ग्राम, तो अगर 1000 ग्राम को 4000 जूल लग रहा है, तो हर 1 ग्राम को कितना लगेगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 4 जूल, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। तो यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो वी विल गो फॉर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको जरा मैं ऊपर लाता हूं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, वाटर इज यूज्ड एज इन कार रेडिएटर्स बिकॉज, ऑब्वियसली हमें पता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बुरा कंडक्टर है हीट का, तो ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इसको चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो सारा हीट एनर्जी लेगा कहां से, कार के इंजन में से ले लेगा, है ना। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हाई, सो इट इज यूज्ड टू कूल द इंजन, है ना। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कॉपर टू बी यूज्ड एज मटेरियल। देखिए क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है बच्चों हर साल, क्योंकि देखिए चैप्टर आपका वही है। अब आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ा बहुत घुमा के या तोड़ मड़ोड़ के आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, कभी आइस को मेटल में डाल दिया, कभी आइस को वाटर में डाल दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हर जगह वही है ना। तो ये चीज हम कर चुके हैं बच्चों ऑलरेडी। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी, अब देखिए ये एक नया टर्म आया है जो कि हमें पता है, हीट कैपेसिटी को ही हम थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों। तो ये देखिए थर्मल कैपेसिटी फाइंड करना है, हीट कैपेसिटी, तो C डैश किसके इक्वल होता है, C इंटू एम, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया गया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और मास दिया गया है वाटर का। अब देखिए चेंज क्या करना होगा आपको पता है, यहाँ केजी दिख रहा है और यहाँ ग्राम दिख रहा है, तो मास को हम जो ग्राम में उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 0 1 0 3 0 3 0 नीचे, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो गया 168 जूल पर केजी, जूल पर केल्विन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बच्चों हमारे पास हीट कैपेसिटी फाइंड करने बोला जाता। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाई डज इट बिकम कोल्डर आफ्टर अ हेल स्टॉर्म ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। देखिए होता क्या है, सबसे पहला चीज आप इसमें बता देंगे, जो मैंने लिखा है एज इट इज आपको लिखना है बच्चों। इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस, उसका वैल्यू आप लिख दीजिएगा याद से, इसका अच्छा इंपैक्ट होता है ना। अब हम देखिए, दिख रहा है हमें कि 1 kg आइस को अगर मेल्ट करना है, पिघलना है, तो इतना हीट चाहिए, 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे हेलस्टॉर्म, मतलब बच्चों हमारे रीजनल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि ओला गिर रहा है, ओला पड़ रहा है, तो उतना सारा चारों तरफ आइस बिखरा हुआ, छोटा छोटा आइस का स्टोन जैसा ऐसे गिरा रहता है, तो उसको मेल्ट करना है, तो हीट कहां से लेगा, सराउंडिंग से लेगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, काफी ठंड हो जाता है अगल बगल में, है ना।
तो हम ये लिख सकते हैं, आपके लिए ऑलरेडी आंसर लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट क्या है देखिए, इफ टू बॉडीज हैव सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन दे विल ऑलवेज अब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट इफ देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखिए हम टू द पॉइंट रहेंगे, हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करने लगेंगे। हमसे पूछा है कि ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सोचिए जरा, हमारे पास 1 केजी वाटर लिया एक में और एक में 5 केजी वाटर लिया, दो हमारे पास अलग अलग कंटेनर से। तो ऑब्वियसली दोनों में मटेरियल हमने सेम लिया है, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होगा। वाटर लिया है दोनों में, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। क्या अगर दोनों का टेम्परेचर उतने से ही बढ़ाना है? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 1 केजी है तो वो जल्दी से बॉयल होने लगेगा। या मान लीजिए 50 डिग्री तक लाना है रूम टेम्परेचर से, तो 20 से 50 तक आ गया तुरंत। लेकिन जो 5 केजी है उसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसमें मास, उसमें मैटर ज्यादा है, तो उसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो वो 20 से 50 तक, मतलब उतने ही टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी उसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था कंबाइंडली, ये दोनों मिलके। नेक्स्ट क्या है देखिए, a metal piece of 420 gram present at 80 degrees Celsius is dropped in 80 gram of water present at 20 degrees Celsius in a calorimeter of 84 gram. So if the final temperature of the mixture is इतना, then calculate the specific heat capacity of the metal piece. वैसे तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, मैं फिर भी शुरुआत वाला जो चीज है वो बता देता हूं। ये आपके लिए असाइनमेंट की तरह है। अगर ये क्वेश्चन बन गया आपका, ये 2022 में आ चुका है ऑलरेडी, मतलब आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो गया, है ना। तो मैं फिर भी एक बार शुरुआत में बता देता हूं। मेटल पीस है बच्चों, तो मैं ऐसे लिख देता हूं एम, मेटल के लिए सिर्फ, या फिर ऐसे लिख दें MET। मेटल के लिए हमारे पास मास कितना दिया बच्चों, तो मास ऑफ मेटल है कितना, 420 ग्राम, जो कि हमने किसके अंदर ड्रॉप किया है, ये इसका टेम्परेचर भी दिया है बच्चों। टेम्परेचर ऑफ मेटल कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। और किसमें ड्रॉप किया है, वाटर में। तो वाटर के बारे में लिख लेते हैं, मास ऑफ वाटर है बच्चों कितना, 80 ग्राम, और वाटर का मास दिया, वाटर का टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 84 ग्राम। अब देखिए, ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि जब भी हमें बोला गया ना कि कैलोरीमीटर में पानी रखा गया है या कोई भी लिक्विड रखा गया, जब तक हॉट नहीं बोला गया, तो मानेंगे कि जितना इसका बोला है टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर किसका, कैलोरीमीटर का। तो हमें देखिए, कैलोरीमीटर ऐसे TC लिख लेते हैं, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना रहा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास और क्या गिवन है, कैलोरीमीटर का मास दिया गया है 84 ग्राम, तो ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ कैलोरीमीटर 84 ग्राम। अब देखिए, ऑब्वियसली हीट एनर्जी लूज करने वाला सिर्फ ये मेटल है, ये हॉट बॉडी है, और गेन करने वाले ये दोनों, ये भी गेन करेगा, ये भी गेन करेगा। हमसे बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है मेटल पीस का, क्योंकि कैलोरीमीटर का हमारे पास दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर का भी दिया गया है। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, 4.2 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ये मिसप्रिंट है बच्चों, बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये। वैसे मिसप्रिंट तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4200 होना चाहिए ना, क्योंकि केजी दिख रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या लेना होगा, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, हीट एनर्जी लॉस्ट, ऐसे लिखेंगे, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर, और प्लस क्या करेंगे इसमें, हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर। ये सॉरी बच्चों, ये हीट गेन्ड होगा दोनों में, सॉरी फॉर दैट। ये हीट गेन्ड बाय वाटर और प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, ये किसके इक्वल होगा, जो लूज करने वाला है, मतलब हीट लॉस्ट बाय मेटल। आप ये कर सकते हैं बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है ना, हीट लॉस्ट बाय मेटल। तो यहां से MC डेल्टा T, इधर से MC डेल्टा T, इधर से भी MC डेल्टा T। तो पता नहीं बच्चों, मुझे लगता है कि कहीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बढ़ता चला जा रहा हूं, बताता चला जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला असाइनमेंट है और खुद ही बताते जा रहे हैं। बच्चों मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, बहुत जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो मैं बता ही देता हूं, ये मेटल है हमारे पास। तो देखिए, हीट एनर्जी ये वाटर के लिए कितना लेंगे बच्चों, MC डेल्टा T। तो मास ऑफ वाटर हमें दिख रहा है, मास ऑफ वाटर कितना है, 80 ग्राम, ठीक है भाई। और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसका दिया ही गया। आप देखिए यहाँ पे ये
केजी में दिया है जूल 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और ये सब ग्राम में दिया है। तो आपको पता है क्या करना होगा, इसको ग्राम को हम केजी में चेंज कर लेते हैं और सी के जगह 4200 जूल पर केजी, और डेल्टा टी आपको दिख रहा है बच्चों 20 पे है ना ये, और इसका फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो 20 से बढ़ के कितने पे आना है इसको, 30। सेम गोज फॉर कैलोरीमीटर ऑल्सो 30, और इसका टेम्परेचर 80 से कम होके कहां तक लाना है, 80 से कम होके 30 तक। तो आपको डेल्टा टी दिख रहा होगा 20 से बढ़ के 30 मतलब कितना 10 लेंगे, और फिर वैसे ही कैलोरीमीटर कितना गेन करेंगे, एमसी डेल्टा टी, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर 84। सी के लिए क्या लेंगे बच्चों, सी इसका दिया गया है 200 जूल है ना पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी तो फिर वही 20 से बढ़ के कितने तक 30 मतलब 10 डिग्री। इसको किससे इक्वेट करेंगे बच्चों, हीट लॉस बाय मेटल, जो कि हमें दिख रहा है एमसी डेल्टा टी करेंगे, तो मास ऑफ मेटल हमें दिख रहा है 420 ग्राम, और यहां भी बच्चों यहां भी 1000 से डिवाइड करिएगा क्योंकि ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मास को, और ये फिर देखिए क्या हो गया 420 ग्राम है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 अभी आ गया केजी में, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड ही करना है मेटल का, तो हम ये ऐसे करके लिख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cm मतलब सी मेटल, और डेल्टा टी आपको दिख रहा है बच्चों 80 से कम होके 30 तक आ गया, मतलब डेल्टा टी की जगह 50। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, एक ही हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है Cm, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों, आप बहुत आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2023 में आ गए बच्चों हम। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। नहीं, इसका तो मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, जहां भी स्पेसिफिक टर्म लग गया मतलब उसका मास से कोई लेना देना नहीं है ना, वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। देखिए अलग अलग मटेरियल के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक लेटेंट हीट का वैल्यू अलग अलग होता है। ओके, तो विल गो फॉर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस X इज 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब क्या है, 1 kg ऑफ सब्सटेंस X अब्सॉर्ब्स 1900 जूल ऑफ हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों ये हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है ना। ये चीज क्यों नहीं सही, क्योंकि इंक्रीज द टेम्परेचर बोल रहा है ऑप्शन सी में, लेकिन कितने से ये नहीं बोला, और ये कूल डाउन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो राइज द टेम्परेचर, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्मल कैपेसिटीज ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी आर सेम इफ मास ऑफ ए इज मोर देन मास ऑफ बी, तो विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए इसके लिए हम वही वाला सिचुएशन आ गया, फिर से ए और बी दो बॉडीज हैं हमारे पास, और क्या बोला गया, दोनों का थर्मल कैपेसिटी सेम है, तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं सी डैश ए, मतलब थर्मल कैपेसिटी सी डैश ए किसके इक्वल है, सी डैश बी, मतलब जो बॉडी बी है उसके थर्मल कैपेसिटी के इक्वल है। अब एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बच्चों जो अभी बहुत बार देख चुके हैं हम, सी डैश हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास। तो आपको ये बोला गया है कि ये तो दोनों बॉडी के लिए सेम है, मतलब ये कांस्टेंट रख लिया, तो अब देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवीजन में आ गया, तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ये जो हमारा ये ऐसे लिख लेते हैं 1/c और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये C जो है मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है बच्चों, रीजन वगैरह नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, विल हैव मोर, तो जिसका मास कम, तो मास किसका कम है बच्चों, देखते हैं ए का मास ज्यादा है, तो मैं ऐसे करके लिख ही देता हूं MA ग्रेटर देन MB, मतलब मास ऑफ बी कम है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो ये हम हो गया बी। नेक्स्ट क्या है, विच सब्सटेंस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू बोथ। अब देखिए दोनों में ही किसी का टेम्परेचर ज्यादा या कम नहीं बढ़ेगा, दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोनों को हीट एनर्जी सेम दिया गया बच्चों, है ना, दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूं, Q हीट एनर्जी जितना A को दिया उतना ही हीट एनर्जी B को दिया। मैथमेटिक्स इज द ओनली वे आउट, आपको मैथ्स हर चीज प्रूव करके देता है, जहां आपको इतना बड़ा बड़ा लाइन लिखना पड़ता है, पैरा लिखना पड़ता है, वहां मैथ्स 4 लाइन में काम कर देता है। अब देखिए क्या होगा, QA इक्वल QB, QA के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला MA CA डेल्टा T, सारा कुछ A लिख रहे हैं मतलब बॉडी A के लिए, और फिर वैसे ही MB मास ऑफ B, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B और डेल्टा T। अब देखिए क्या होगा, दोनों जगह यहां पे भी लिख देते हैं ऐसे TA और यहां पे डेल्टा TB। तो देखिए मास दोनों बॉडीज का हमें, हाँ
अब देखिए बच्चों, ये m इंटू सी आपको दिख रहा हो यहां से, m इंटू सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं ना। तो C डैश A और डेल्टा टी ए इक्वल C डैश B और डेल्टा टी बी। आपको बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा बच्चों कि ये CA डैश और CB डैश दोनों तो इक्वल बोल दिया है पहले ही, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मतलब डेल्टा टी ए और डेल्टा टी बी दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का ही टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ेगा, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं, है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है तो हम यहां लिख देंगे नन, और फिर लिख देंगे कि इन बोथ द बॉडीज द टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर विल बी सेम। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाटर नहीं है, स्टीम तक भी पहुंचा देता ना बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे पता है आपको, आइस है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, पहले ये हीट एनर्जी लेगा, किसमें चेंज होगा, वाटर में, और फिर जब पूरा वाटर में चेंज हो जाएगा आइस, तब ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और 0 से आ जाएगा कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां पे चेंज ऑफ फेज चल रहा है तो फॉर्मूला हीट के लिए ml, और यहां राइज इन टेम्परेचर हो गया तो mc डेल्टा टी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जहां राइज या फॉल इन टेम्परेचर होगा मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा तभी तो डेल्टा टी आएगा, है ना। तो आप ये कर सकते हैं बच्चों, आपके लिए असाइनमेंट जैसा ही है, आप ये करके रखना, और अगर दिक्कत लगा, इन केस अगर दिक्कत आ गया इसमें जो कि आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पूछा गया, तो बिल्कुल यही चीज आपको लिखना है, कोई भी चीज इसमें से छूटना नहीं चाहिए बच्चों। When two bodies at different temperatures kept in contact, the heat lost by hot body equal heat gained by cold body, provided that no heat is lost in the surrounding। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जरा सा भी सराउंडिंग में हीट एनर्जी लॉस हुआ तो जितना हॉट बॉडी लूज करेगा उतना कोल्ड बॉडी गेन नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर कैलोरीमीटर, आपको पता है कॉपर। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेट 1 कैरेक्टरिस्टिक, जो ये मटेरियल यूज करें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बताना, तो लिख देंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये लो होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना बच्चों। इसके साथ कैलोरीमेट्री का हमारा कम से कम 10 मार्क्स पक्का हो चुका है, और ज्यादा अगर आया, जैसे किसी साल 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया है, कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए जो भी आपको डाउट्स होगा वो करते चलेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे 17 मार्च को जब हम निकलेंगे तो हमारे फेस पे स्माइल होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।